चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लिखे एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक निबंध मैं और मेरा देश पर चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ का जो मुख्य संदेश है वो हमें ये समझाता है कि कैसे एक नागरिक और उसके राष्ट्र की पहचान एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अक्सर ऐसा लगता है ना कि हमारा निजी जीवन अलग है और देश का सम्मान अलग बात है, लेकिन ये निबंध हमारे इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। जरा इस बात पर गौर करें, क्या कोई भूकंप आया था? ये सवाल अचानक यूं ही नहीं उठा। ये उस मानसिक भूकंप को दर्शाता है जिसने लेखक की सोच को पूरी तरह से झकझोर दिया। असल में लेखक एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। अच्छा घर, पड़ोस, सम्मान, उन्हें लगता था कि वे अपने आप में पूर्ण हैं। लेकिन फिर एक दरार पड़ी। एक ऐसा विचार आया जिसने ये एहसास दिलाया कि अगर देश का सम्मान नहीं है, देश का अपमान होता है, तो व्यक्तिगत सफलता और संपूर्णता का कोई मोल ही नहीं रह जाता। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत होगी लेखक परिचय से, फिर निबंध का मूल दर्शन, कुछ बेहद प्रेरक ऐतिहासिक कहानियां और आखिर में पाठ्यपुस्तक के प्रश्न और व्याकरण का एक दिलचस्प अध्ययन। तो भाग 1, हमारे आर्किटेक्ट यानी लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनकी शख्सियत सच में बेजोड़ है। 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे प्रभाकर जी सिर्फ एक बेहतरीन निबंधकार ही नहीं थे, वे एक प्रख्यात पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने नया जीवन और विकास जैसे पत्रों का संपादन किया। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके इसी जमीनी अनुभव और देशप्रेम ने उनकी लेखनी में वो आग भरी जिसके लिए बाद में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मूल दर्शन, व्यक्ति और राष्ट्र। यहाँ पर 2 बहुत ही गहरे लेकिन बेहद जरूरी शब्द आते हैं, शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। निबंध के अनुसार देश के लिए हर एक नागरिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, बशर्ते वह अपने किसी भी काम से देश के शक्तिबोध यानी उसकी ताकत और सौंदर्यबोध यानी उसकी सुंदरता और गरिमा को नुकसान न पहुंचाए। इसके उलट हमें इन दोनों को और सशक्त करना है। सच कहें तो यही हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस बात को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के इस शानदार उद्धरण से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। उन्होंने कहा था कि वे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और दुनिया के कई देशों में घूमे, लेकिन जहां भी गए भारतवर्ष की गुलामी का कलंक उनके माथे पर लगा रहा। जरा सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया भर की सफलता और साधन हो, लेकिन उसका देश गुलाम या अपमानित हो, तो वे सारे साधन उसे कोई गौरव नहीं दे सकते। ये बात वाकई अंदर तक छू जाती है। और यही बात इस पूरे निबंध का एकदम कोर है, इसका निचोड़ है। मैं और मेरा देश 2 अलग चीजें तो हैं ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की पहचान उसके राष्ट्र की पहचान में ही रची बसी है। जो सम्मान मेरा है वही मेरे देश का है, और जो मेरे देश का सम्मान है वही मेरा भी है। अब आते हैं भाग 3 पर, ऐतिहासिक कहानियां और प्रेरणादायक प्रसंग। कहानियां हमेशा गहरी बातें आसानी से समझा देती हैं। इन 2 घटनाओं का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ जब स्वामी रामतीर्थ जापान में थे और उन्हें फल नहीं मिल रहे थे, तो एक जापानी युवक ने कहीं से दुर्लभ फल लाकर उन्हें दिए। उसने पैसे भी नहीं लिए, बस ये कहा कि अपने देश जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। उसने अपने देश का गौरव बढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर एक विदेशी छात्र ने जापान के ही पुस्तकालय से दुर्लभ चित्र चुरा लिए। नतीजा, उसे तो निकाला ही गया, पर उसके देश के सभी छात्रों के लिए भी पुस्तकालय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। एक छोटे से स्वार्थी काम ने पूरे देश का नाम कैसे खराब कर दिया है ना। अब अपनी ही धरती की एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। एक साधारण किसान ने अपने हाथों से रंगीन सुतलियों से एक छोटी सी खाट बुनी और उसे खुद कंधे पर उठाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को भेंट करने पहुंच गया। वो इतना भावमुग्ध था कि कुछ बोल ही नहीं सका। नेहरू जी ने उस साधारण सी भेंट को उसके शुद्ध प्रेम की वजह से स्वीकारा। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रसंग तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा का भी है, जहां एक बूढ़ा किसान मीलों पैदल चलकर उन्हें मिट्टी के बर्तन में शहद भेंट करने पहुंचा। यहाँ काम का आकार नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना, वो जो शुद्ध राष्ट्र प्रेम है, वो मायने रखता है। भाग 4, अकादमिक अभ्यास, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। निबंध से ही एक सीधा सा सवाल,
किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद आता है। लेखक ने खुद से पूछा था कि क्या कोई भूकंप आया था, और फिर कहा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। लेकिन क्यों? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, ऐसे प्रश्न जो बात को खीलने का और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। जब कोई सवाल सोचने पर मजबूर करता है और विषय की गहराई को खोलने का मौका देता है, तो उसे हल करने में जो बौद्धिक आनंद मिलता है वो सच में अद्भुत होता है। एक और दिलचस्प सवाल, लाला लाजपत राय जी वाले प्रसंग में पराधीनता यानी गुलामी के दिनों को दीन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? उस वक्त की स्थिति को दर्शाने के लिए इसी शब्द को क्यों चुना गया? कारण बहुत ही स्पष्ट है। गुलामी के दिनों में आज़ादी छिन जाती है और बिना आज़ादी के इंसान का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। चारों तरफ निराशा का अंधकार छा जाता है। उस समय देशवासियों के पास अधिकार नहीं थे और इसीलिए उन दिनों को दीन और हीन कहा गया। अब जरा इस रूपक यानी मेटाफर को देखते हैं। सवाल ये है कि पाठ के अंत में इस्तेमाल किया गया गांठ शब्द किन दो चीजों को एक साथ बांधता है? बिल्कुल सही, देश और नागरिक को। ये जवाब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े संदेश को एकदम पुख्ता कर देता है कि व्यक्ति और राष्ट्र के बीच का वो जो बंधन है ना, उसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, भाषाई अध्ययन, व्याकरण और शब्द युग्म। निबंध में भाषा का इस्तेमाल कमाल का है। ममता दुलार, भरा पूरा और छोटी छोटी जैसे शब्द युग्मों यानी शब्दों के जोड़ों पर गौर कीजिए। जब दो मिलते जुलते अर्थ वाले या एक ही शब्द को दोहराकर वाक्यों में पिरोया जाता है तो भाषा में एक अनोखी लय और सजीवता आ जाती है। ये भावनाओं को गहराई से उकेरने का एक जादुई तरीका है। और जब शब्दों को इस तरह टुकड़ों में तोड़कर देखा जाए तो व्याकरण कितनी आसान लगने लगती है। देखिए, अ उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द और ता प्रत्यय मिलकर बनाते हैं अपूर्णता। इसी तरह अ और लौकिक से अलौकिक और सम, मान और इत से सम्मानित। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय का ये खेल भाषा की नींव को मजबूत करने का बहुत ही शानदार तरीका है। वापस अपने मुख्य विषय की ओर लौटते हैं। ये खूबसूरत ग्राफिक उसी शक्तिबोध और सौंदर्यबोध के अंतहीन और सशक्त चक्र को दर्शाता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां नागरिक अपने अच्छे कार्यों से देश को मजबूत करता है और बदले में एक सशक्त देश अपने नागरिक को पूरी दुनिया में गौरव और सम्मान दिलाता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर हर छोटा बड़ा काम, उठाया गया हर कदम सीधे तौर पर देश की गरिमा से जुड़ा है, तो आज हमारा जीवन दुनिया को क्या कहानी सुना रहा है? क्या हम भी उस जापानी युवक की तरह अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं? इसी विचार के साथ आज के इस अर्थपूर्ण विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।